Hello dear student, how are you? Today we are going to discuss about chapter 2 next question. Obtain an expression for electric field at the surface of a charged conductor. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, मतलब चार्ज कंडक्टर के लिए, चार्ज कंडक्टर अगर कोई होता है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है हमें देखना है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पर डायग्राम में मैं बताऊँ, यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ये उसका पूरा एक सरफेस है और एक कंडक्टर का जो सरफेस है वो सरफेस में से हमने एक पिल बॉक्स रखा है। ये पिल बॉक्स है। पिल बॉक्स का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? पिल बॉक्स दैट मीन्स इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल दी थिंग्स, इट इज़ जस्ट अ वन होलो पार्ट ऑन इट। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने यहाँ पे पिल बॉक्स रखा है कुछ ऐसा है कि ये जो डैश वाला एरिया है ना वो कंडक्टर के अंदर है और ये वाला जो सॉलिड पार्ट है वो कंडक्टर के बाहर की साइड पे, आउटसाइड पार्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और ऑलवेज क्या होगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज़ हैविंग अ परपेंडिकुलर टू दिस ऑल द पॉइंट ऑफ दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? सिग्मा जितनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए लिया है सिग्मा एस। मतलब चार्ज अगर हम लेना चाहें तो चार्ज कौन से फॉर्मूला से आएगा? तो ऐसा फॉर्मूला था कि Q/S, सो दैट चार्ज ऑन दिस सरफेस इज गिवन बाय सिग्मा इंटू एस। क्लियर? तो फॉर्मूला हमारे पास था। अगर मान लो कि यहाँ पे जो हमने ds रखा है और E तो ऑलवेज परपेंडिकुलर है और सरफेस, तो सरफेस का यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ds का भी इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि E डॉट ds, मतलब E इज पैरेलल टू ds, so that we can write E into ds cos 0 just because of parallel. There is no angle forming in between these two quantities, so E into ds लिख सकते हैं। ठीक है, वैसा पूरे सरफेस के लिए लिखे तो ये तो स्मॉल पार्ट था, बट पूरे सरफेस के लिए लिखे तो E into s लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास फ्लक्स का क्या था? फाई इज इक्वल टू E into s। क्लियर? अभी इसके लिए फॉर्मूला था Q/ε0, याद करो एस पर यूजिंग गॉस लॉ। यहाँ पे ES हो गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। चलो, अभी Q के लिए तो आप जानते हो क्या था? सिग्मा S, और यहाँ पे ε0 और ये हो गया ES। सामने सामने S कैंसल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय ε0। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आया कि सरफेस के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन करना चाहते हो, एक्सप्रेशन और फॉर्मूला निकालना चाहते हो, तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय ε0 होगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग? लेट मी एक्सप्लेन बाय गिविंग अ वन एग्जांपल। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार विथ योर फैमिली and some is a horrible sound from the, it is a suppose monsoon is running, monsoon season is running and it is a very heavy rain। ठीक है, तो उस दिन मतलब इस टाइम में अगर कार में आप जा रहे हो और बाहर लाइटिंग हो रही है, ठीक है, तो इट इज़ अ हॉरिबल सीन। तो आप क्या करोगे? आपकी जो कार है उसके डोर सब क्लोज कर दोगे। इफ लाइटिंग इज ड्रॉपिंग इन योर कार, ठीक है, अगर लाइटिंग अगर आपकी कार पे पड़ती है तो आप अंदर बैठे हो ना और आपने सारे डोर क्लोज कर दिए तो आपको कुछ नहीं होगा। यू आर सेफ, यू आर टोटली सेफ, जस्ट बिकॉज इट क्रिएट्स सम इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग अराउंड योर कार, अराउंड ऑन द सरफेस ऑफ द कार। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग बोलते हैं। अभी यहाँ पे हम उसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखो, एनी कैविटी, मतलब ये पूरा कंडक्टर है और बीच में एक कैविटी है।
ठीक है। इन अ कंडक्टर रिमेन शिल्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, मतलब बाहर का जो इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है ये पूरा क्या है, शिल्डेड है। इट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया है, दैट मीन्स ये पूरी कार है मान लो, ठीक है, और ये कार के अंदर का पार्ट है, जैसे जहाँ पे हम बैठते हैं सब सीट्स वगैरह है, सब ड्राइविंग सीट और को पैसेंजर सीट, ठीक है, और ये जो है मतलब वो है इसका वो लो पार्ट है। इट इज़ कॉल्ड ए कैविटी इन अवर लैंग्वेज। तो ये पूरा जो पार्ट है वो कार की बॉडी है, दैट मीन्स ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज। सो दैट द चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर देन 0 हियर, ग्रेटर देन 0 हियर, लेस देन 0 हियर एंड लेस देन 0 हियर। Just because of there is no any charge present in the cavity, the electric field always remains 0, always remains 0. And if you are concentrating so many positive charges and negative charging around the surface of the conductor, as well as there is no any connectivity between this charge and this cavity, so the electric field always remains 0 in this kind of cavity, as well as sigma is equal to 0 and V is equal to V0, so that we can say that the potential difference in this kind of cavity is always the same, the difference will be 0. Clear? तो ये जो कंसेप्ट है पूरा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। यू आर शिल्ड फ्रॉम अदर इन्फ्लुएंसेस। क्लियर? you are shielded yourself from the other influences, so these are called the electrostatic shielding. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि कोई कंडक्टर या तो कोई डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है ना। कंडक्टर में मैंने आपको बोला था देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देर आर फ्री मूविंग चार्जेस, देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन से दैट देर आर फ्री मूविंग चार्जेस। बट डाइलेक्ट्रिक की जब हम बात करते हैं तो देर आर नो एनी काइंड ऑफ फ्री मूविंग चार्जेस आउट देयर, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक पहले यहाँ पे बिहेवियर हम लेते हैं कंडक्टर के लिए। अगर कंडक्टर को आपको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ये एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें आपने कंडक्टर को रख दिया, ठीक है, तो इसका अभी बिहेवियर कैसा होगा। वी ऑलरेडी स्टडीड दिस पॉइंट लाइक इन अ मेटल प्लेट। जब मैंने मेटल प्लेट में रखा था मेटल प्लेट को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तब इसका बिहेवियर कैसा था। सेम बिहेवियर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरह से है, मतलब ऐसे जा रही है। अभी ये जो मैंने लिया ना वो कौन सा है, अंदर की साइड का, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला कि अगर ये कंडक्टर है तो उसमें मूविंग चार्जेस होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ अ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी अमाउंट का इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड होगा। तो जब दोनों का आप सम करोगे तो ऑलवेज क्या होगा, 0। तो एक कंक्लूज़न हुआ, एक कंक्लूज़न मिला इससे। आप एक कंसेप्ट इससे बहुत ही क्लियर कर सकते हो कि वेन एवर यू आर पुटिंग अ कंडक्टर इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। यहाँ पे लिख देते हैं नेट अमाउंट ऑफ electric field, that means if you given a E here, for E0 plus E in will be always 0। तो याद रखिए कंडक्टर को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका बिहेवियर मतलब अल्टीमेट या तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है। व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी देखो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अभी हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड में, उसकी तो वैल्यू हमारे पास फिक्स है E0, ठीक है।
अभी जो डाइलेक्ट्रिक केस में क्या होता है कि उसमें कोई फ्री चार्जेस नहीं होते, ठीक है ना, यहाँ पे कोई फ्री चार्जेस नहीं होते, जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव होते हैं उतनी नेगेटिव अमाउंट ऑफ होता है, तो टोटल चार्ज का नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें जीरो होता है, इट इज़ नॉट फ्लोइंग अराउंड, ठीक है। तो बट इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इससे बहुत ही कम अमाउंट का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। लिसन, इट इज़ अ वेरी important topic for you, that if we are thinking about the dielectric case, the internal electric field, the amount of internal electric field is very less in compared to the external electric field. So we can say that the net amount of electric field is not equal to zero. Why? Just because of it is very less and it is very larger amount. Clear? So these are the main difference in between conductor and dielectric. So what is dielectric? The question is that what is dielectric substance? Clear? तो dielectric substance क्या होता है? तो dielectric substance is what? Dielectric is such a substance that it does not allow the charges to pass through it. It does not allow the charges to pass through it. वो चार्ज को यहाँ से इसमें से पास नहीं होने देता है। बट इसमें क्या अप्लाई होता है? बट अलाउज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज टू ईच अदर, अलाउज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है। पर चार्ज पे वो फोर्स, ये चार्ज पे वो फोर्स अप्लाई करने की वो ट्राई करता है, बट उसको मूवमेंट करने की वो परमिशन नहीं देता है। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक इज सच अ सब्सटेंस दैट इट डज नॉट अलाउज द चार्जेस टू पास थ्रू, मतलब इसमें से पास नहीं होने देता है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस चार्जेस को पास नहीं होने देता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट हियर द रिजल्ट E इज नॉट इक्वल टू 0. The next question is based on the dielectric substance as well. Write the types of dielectric and explain them. Give some examples of dielectric substance. Dielectric substance is having two types. First one is polar and second one is non-polar. We already studied the point like that. First one is polar in chapter number 1. What is polar? I am giving an example first. HCl, molecule of HCl and H2O. In this kind of dielectric substance, in polar dielectric substance, what happen? The positive charge is not coinciding with the negative charges. So we can draw like that. If this one is a H molecule, you can say second one is a Cl molecule. Sorry, HCl is a molecule itself, H is an atom and Cl is one atom. So the direction of P, it creates a electric dipole, permanent electric dipole. Remind that polar dielectric substance create the permanent electric dipole. Clear? तो H2O के केस में क्या होगा? तो यहाँ पे O लिखेंगे, यहाँ पे इसके साथ H होगा और यहाँ पे इसके साथ भी क्या होगा? H ही होगा, ठीक है। तो देखो H2O हो गया, तो इसमें भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होती है? जनरेट होती है। आया समझ में? तो इस तरह का केस है पूरा HCl के केस में और H2O के केस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी, आई हैव जस्ट टू चेंज इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर ईयर, जस्ट बिकॉज ये माइनस है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है कि माइनस से प्लस में होती है, इसमें तो ऑलरेडी O2 माइनस होता है और ये प्लस होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन डाउन साइड होती है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स
permanent electric dipole moment. Just the reverse of polar, it is non-polar. In non-polar dielectric substance, positive charges is not is coinciding on the negative charges, उसमें coincide होते, ठीक है। तो positive charge, the center of negative charge is coincide with each other. तो which type of polar charges and non-polar charges are there? तो polar charges में अगर हम बात करें, ठीक है, तो polar charges मोलेक्यूल में H2 और CO2 का एग्जाम्पल है, H2 एंड CO2 है समझ में। H2 देखो मतलब इसमें H प्लस और Cl माइनस जैसे था, इसमें H2 प्लस और O2 माइनस था, इसमें एक प्लस माइनस नहीं होता है, आया समझ में। दैट मीन्स इट इज़ कॉन्साइड ऑन ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे में कंसाइड हो सकते हैं, ऐसे मतलब इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। मतलब इसका जो सेंटर है, पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव के सेंटर के साथ कॉन्साइड हो सकता है, मतलब ए बी एच है और ए बी एच है, इस तरह से आया समझ में। वैसे CO2 में भी सेम है, C और O2 है, तो कार्बन का जो एटम है वो ऑक्सीजन के एटम के साथ उसका सेंटर के साथ कंसाइड हो सकता है, आया समझ में। तो नॉन पोलर में आपको याद रखने दो एग्जाम्पल H2 एंड CO2 और इसमें HCl एंड H2O। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट explain the polarization of non-polar molecule in uniform electric field. In uniform electric field, explain the polarization of non-polar molecule in uniform external field and define the linear isotropic dielectrics. So what happened, I have drawn here a 2 diagram. E is equal to 0, that means there is no electric field. Here I am writing no electric field. यहाँ पे लिख देते हैं in presence of electric field, in presence of electric field. As we know that the center of negative charges and center of positive charges in non-polar dielectric substance always coincide each other, ठीक है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना, तो वो अपनी जो कंडीशन है वही कंडीशन में रहता है, ठीक है, उसमें कोई परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं होती है। इसमें परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट थी, इसमें परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं होते, नो परमानेंट नो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बट जैसे ही आपने यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड दिया, दैट इज इन अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज नॉट इक्वल टू 0, दैट व्हाट डज इट मीन बाय वी आर गिविंग सम एक्सटर्नल फील्ड टू इट, सो नाउ इट रीडिजाइन एंड गेट्स polarity with positive and negative, positive as well as negative. So it has some distance and creates the electric dipole moment, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ नॉन पोलर जो है उसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती नहीं है पहले, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो क्या परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है, और जो उसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, आया समझ में। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज जनरेट होती है।
कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। और लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है, मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन induced dipole moment is in the direction of the field and is proportional to the field strength, substance for which the assumption is true and are called the linear isotropic dielectric moment। इसका मीनिंग ऐसा है कि मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जनरेट हुई वो अपना एक्सटर्नल जो फील्ड है उसी डायरेक्शन में है, तो उस जो पूरा कंसेप्ट है उसको बोलेंगे लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। आया समझ में? मान लो कि यहाँ पे अभी इस साइड पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, मान लो कि इस डायरेक्शन में है, और अपनी डाइपोल मोमेंट भी देखो माइनस से प्लस, दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में है। तो E अगर P की डायरेक्शन में है तो ये पूरा जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। इफ़ यू नॉट एक्सप्लेन इन वन टाइम, सो रिवाइज दिस लेक्चर फॉर 2 टाइम। क्लियर? बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और यही कंसेप्ट को लेके हम आगे जाएंगे कैपेसिटेंस की ओर। ठीक है? इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मोस्टली यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मोस्टली क्लियर है। उसके बाद हमने लिखा था एंड कैपेसिटेंस, तो इसके बाद का जो भी ये कंसेप्ट है उसको लेके हम जाएंगे कैपेसिटेंस में। ओके, थैंक यू वेरी मच।